वेलकम डियर स्टूडेंट। SVM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th की बात करेंगे आज। 11th में हम आज ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में लेसन हमारा दूसरा चल रहा था। कौन सा? दूसरा। और दूसरे के अंतर्गत हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित बात कर ली थी। स्थल मंडल और वायुमंडल और जल मंडल की बात कर ली थी। अब हमें जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी के इतिहास को किस प्रकार अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। तो इसको महाकल्प, कल्प और युग इनमें विभाजित किया जाता है। अलग अलग युग में, अलग अलग कल्प में या महाकल्प में इसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद करनी है। और अगर हम युग की बात करें तो अलग अलग युग होता है। अभी जैसे पुरातन युग, फिर अधिनूतन, फिर अधिनूतन, फिर अल्प नूतन, फिर अति नूतन, फिर अत्यंत नूतन और अभिनव नूतन। तो अलग अलग युग हैं। अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार से चीज़ें हुई हैं। इसको बोलते हैं एरा, इसको बोलते हैं पीरियड, और युग को बोलते हैं एपोच, ठीक है। अगर हम पहले युग की बात करें तो कौन कौन से युग हैं, ठीक है। तो हम अगर शुरू से करें पुराने से, तो एक तो है पुरानूतन, उसके बाद में अधिनूतन, उसके बाद में है अधिनूतन, ठीक है। सब ये युग हैं। इनमें अभी पढ़ेंगे क्या क्या हुआ था इन युगों में, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, किस प्रकार इतने लंबे काल में पृथ्वी का विकास हुआ है और आज तक मानव तक वही पहुंचा है, ठीक है। तो ये भी हमको समझना है। इस बात को भी आप आराम से समझ सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। तो पुरानूतन, अधिनूतन और उसके बाद में अधिनूतन के बाद में अधिनूतन की बात कर ली। फिर है अल्प नूतन। कौन सा नूतन? अल्प नूतन। और अल्प नूतन के बाद में आप याद करेंगे अति नूतन, और अति नूतन के बाद में बात करेंगे अत्यंत नूतन, और अत्यंत नूतन के बाद में आप याद करेंगे अभिनूतन। ये सबसे पुराना है, ये सबसे आधुनिक है। अब वर्तमान में ये समय चल रहा है अभिनव नूतन, और सबसे पुराना है पुरानूतन। ये युग है। क्या है? युग है। अगर हम पीरियड की बात करें, कल्प की, तो अलग अलग कल्प हैं, बहुत सारे कल्प हैं। चतुर्थ कल्प है, तृतीय है, ठीक है। कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियंस है, सिलियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, परमियन है। हम एक एक चीज़ की बात करेंगे। और अगर हम महाकल्प की बात करें, एरा की, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उससे फिर पूर्व कैम्ब्रियन काल होता है, फिर पूरा जीव काल, मध्य जीवी और नवजीवन, इसमें अलग अलग हैं। तो हम एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि किस कल्प में क्या क्या घटना घटित हुई है। अगर हम सबसे पहले कल्प की बात करें तो आता है प्री कैम्ब्रियन कल्प, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन कल्प या प्री, ये सबसे पुराना है। और इसमें क्या हुआ है ये समझना ज़रूरी है। देखो, प्री कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ, पहली बात तो ये कब हुआ है, तो ये आज से लगभग अगर हम समझें तो 700 करोड़ वर्ष पुराना है। तो ये आज से 700 करोड़ वर्ष पहले का है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और
इस समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर इतने साल तक बीच में जो दौर चला है वो ये दौर था। और इस को जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस काल में क्या हुआ। इस युग में, इस काल में पृथ्वी को अगर हम देखें तो उस समय ये तरल अवस्था में थी। इस प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर पृथ्वी कैसी थी? तरल अवस्था में थी। और जब तरल अवस्था में थी तो पृथ्वी वापस आपकी ठोस बन गई। क्या बन गई? ठोस बन गई। और ठोस बनने से आपका भूतल बन गया, ज़मीन का निर्माण हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में घने बादल का निर्माण हुआ। किनका हुआ? घने बादलों का निर्माण हुआ। और घने बादल बनने के बाद में वायुमंडल का निर्माण हुआ। और वायुमंडल बनने से आज की पृथ्वी बनती गई है। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि अलग अलग समय में पृथ्वी सिकुड़ती गई, ठंडी होती गई। और ठंडी होने के बाद में जो जल वाष्प हैं, उन जल वाष्प के जो कण हैं वो आपस में इकट्ठे हुए। और इकट्ठे होने की वजह से वर्षा हुई। वर्षा के होने से नदियाँ बनी, महासागरों का निर्माण हुआ। और फिर जब महासागर बन गए तो जलवायु जो ठंडी थी वो कैसी होने लग गई? गर्म जलवायु होने लगी। और जब गर्म जलवायु हुई और दबाव हुई तो दबाव होने से पृथ्वी के भूगर्भ में जो चट्टानें थी वो चट्टानें रूपांतरित होने लग गई। क्या होने लग गई? रूपांतरित। और इस युग में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इस युग में पृथ्वी का उद्भव हुआ है। और इसके साथ में चट्टानों के माध्यम से वनस्पति के क्षेत्र में केवल यहाँ पर इस युग में केवल घास का निर्माण शुरू हो जाता है। और घास के निर्माण के बाद में अगर हम देखें तो जो गर्म महासागर हैं, जहाँ पर गर्मी पड़ती हैं, उन महासागरों में जीव की उत्पत्ति होती है बिना रीढ़ वाली। ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में क्या क्या होता है? पृथ्वी ठंडी थी, मतलब पहले तरल अवस्था में थी, ठंडी होती है, ज़मीन बनती है। ज़मीन बनने के बाद में घने वायुमंडल का निर्माण होता है। और घने वायुमंडल होने के बाद में पृथ्वी सिकुड़ती है, ठंडी होती है। और ठंडी होने से के कारण जल वाष्प संघनित होती हैं। और जल वाष्प के कण आपस में मिलने की वजह से बारिश होती है। और बारिश होने के बाद में आप ये याद कर सकते हो कि नदियाँ और महासागरों का निर्माण होता है। और इसके अलावा जब महासागर बनते हैं तो पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है। और जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो चट्टानें थी वो रूपांतरित होने शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और जब परिवर्तन होता है तो आप जानते हो कि पृथ्वी के मानव विकास के इस दौर का सबसे पहला चरण पूरा होता है। कि पृथ्वी के मानव दौर में सबसे पहले इस महासागरों में धीरे धीरे घास बनती हैं। और गर्म महासागरों के अंदर जो जीव हैं वो बिना रीढ़ वाले उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जीव अभी तक बने नहीं हैं इस काल में। अभी जीवों का विकास अगले काल में अगले कल्प में होगा। अभी तक जीव बने नहीं हैं, इसमें शुरुआत की गई है। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल था, ये ध्यान रखना आपको। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद में आपका जो काल आता है वो आता है कैम्ब्रियन काल। तो कैम्ब्रियन कल्प आता है, कैम्ब्रियन कल्प। ठीक है। अगर हम कैम्ब्रियन कल्प की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब से कब तक था, इस कल्प का समय क्या था। तो 700 से 70 करोड़ वर्ष से लगाकर हमने देखा, और 60 करोड़ वर्ष पहले जो काल था वो इनका था। और आपको बता दें कि ये 60 करोड़ वर्ष से लगाकर 50 करोड़ वर्ष के बीच का जो समय है वो कैम्ब्रियन कल्प का था। अब हमें ये समझना है कि इस कल्प में क्या क्या हुआ, इस काल में, इस समय में क्या क्या हुआ, पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। अगर इनके बीच में देखें तो लगभग 10 करोड़ का समय आता है इसमें। कितना करोड़ का? 10 करोड़ का। और इस काल में हम समझते हैं कि पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे जो सागर हैं उनका विस्तार बढ़ता गया। और स्थल भाग पर सागर का विस्तार बढ़ने और उतरने, आने और जाने, जैसे पृथ्वी थी, पृथ्वी पर इस प्रकार के जो भाग थे इसमें इनमें पानी भरता गया, फिर पानी बढ़ा, फिर कम हुआ। इस प्रकार से सागरों का निर्माण बढ़ता गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी काल में बहुत सारे देशों के अंदर अलग अलग चट्टानें, अलग अलग
चट्टानों का निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में देखें तो वेल्स चट्टानों का निर्माण होता है। उत्तरी पश्चिम स्कॉटलैंड में भी अलग अलग चट्टानों का निर्माण होता है। कनाडा है, अमेरिका है, वहाँ पर कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण होता है। इसका मतलब है इस युग में काफ़ी कुछ अंतर हुआ है। इसके अलावा इस युग में, इस काल में, इस कल्प में और क्या होता है? इस कल्प में ज्वालामुखी फूटती हैं। क्या फूटती हैं? ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी विस्फोट होती हैं यूरोप के महाद्वीपों के अंदर, और लेकिन ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल और कम ही ज्वालामुखी विस्फोट होती हैं। इसके अलावा महासागरों की बात करें तो महासागरों में वनस्पति का निर्माण तो पहले हो गया था, लेकिन वो इतनी अभी आगे नहीं बढ़ी है कि जंगल को निर्माण कर सकें। लेकिन पानी के अंदर अपन देखते हैं कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियां निर्माण हो जाती है इस युग के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। और जब इतनी सारी 1000 प्रजातियां बन गई तो उनके खाने के लिए घास का निर्माण तो होगा, और ये भी हो सकता है कि घास पानी के अंदर है अभी तक, और स्थल मंडल पर घास का निर्माण नहीं हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब कैम्ब्रियन पीरियड के बाद में, कल्प के बाद में आपका आता है 3 नंबर, जिसको आप याद करेंगे, ऑर्डोविशियन पीरियड या कल्प। क्या आता है? ऑर्डोविशियन कल्प। ठीक है, ऑर्डो या ऑर्डोविशियन पीरियड। ठीक है, ये था 60 से लगाकर 50, क्योंकि हम शुरू से पढ़ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये 50 करोड़ वर्ष से लगाकर 44 करोड़ वर्ष के बीच का जो समय 6 करोड़ का था, वो जो समय था वो ऑर्डोविशियन कल्प कहलाता था। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें महासागरों का उतार चढ़ाव बढ़ता गया। ठीक है, तो जो ऑर्डोविशियन शक है उसमें महासागरों का क्या हुआ? उतार चढ़ाव होता गया। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कुछ महासागरों का निर्माण हुआ। वो महासागरों के निर्माण के बाद में कीचड़ वो बनता गया, और इससे धीरे महासागरों के बाद में, कीचड़ के निर्माण के बाद में हम देखते हैं कि कई महासागर शुष्क हो गए, और शुष्क होने के बाद में अलग अलग चट्टानें जमती गई। और जब चट्टानें जम जाती हैं तो जो स्थल है उसका निर्माण हो गया। और इसी युग के अंदर जो ज्वालामुखी हैं वो भी काफ़ी सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, और ज्वालामुखी सब जगह तो है नहीं थी, लेकिन जहाँ पर थी ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद में जलवायु गर्म हो जाती है, ये सभी जानते हो। और इसी युग में जो जीव है, उस जीवों के अंदर जो रीढ़ वाले जो जीव जंतु हैं उनका निर्माण हो गया था। लेकिन समुद्र में रीढ़ वाले जीवों का निर्माण हुआ था। अभी तक हम ये समझ सकते हैं कि स्थल मंडल पर किसी प्रकार का अभी तक कोई जीव नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो काल था, कल्प जिसकी मैंने बात की है, जिसका नाम था ऑर्डोविशियन कल्प। ठीक है, ये भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डोविशियन कल्प क्या था। उसके बाद में जो आपका कल्प आता है, अगर उसकी बात करें तो वो आता है सीलियन शक या कल्प। तो 4 नंबर मैंने बताया आपको सीलियन, मैं वापस लिख देता हूँ, सिल्रियन कल्प। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम ये भी देखें तो ये जो समय है इसका सीलियन या सिलिरियन कल्प का, वो था 4400 करोड़ वर्ष से लगाकर 40 करोड़ वर्ष पहले। कौन से 44 करोड़ वर्ष से लगाकर 40 करोड़ वर्ष पहले जो समय था वो सिलिरियन कल्प का था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस युग की बात करें तो अपन देखते हैं कि ये 44 से 40 4 करोड़ वर्ष का समय लेता है। और इस युग में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं? तो सागरों का उतार चढ़ाव तो इस युग में होता ही है, और जो भूपटल
उसमें परिवर्तन भी इसी युग में होता है, हमें बदलाव दिखाई देता है। इस भूतल में परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन होने की वजह से आपको बता दें कि पर्वतों का जो निर्माण है, जो ज्वालामुखी की वजह से हो रहा था, वो ज्वालामुखी के सक्रिय जो पहले जो आर्डोविशियन मैंने बात की थी, उसमें तो ज्वालामुखी विस्फोट हुई थी, सक्रिय हुई थी, लेकिन इसमें सक्रिय वापस कम हो जाती हैं। और ये भी है कि जलवायु में कुछ परिवर्तन होता है। आर्द्र जलवायु जो गर्म जलवायु है उसमें शुष्क जलवायु भी आती है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर वनस्पतियों का निर्माण होता है और इसी युग में जो स्थल है उस स्थल पर भी वनस्पति का निर्माण हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन जो स्थल पर जो वनस्पति बनी हैं उनमें पत्तियां नहीं थी। क्या नहीं थी? पत्तियों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिल्यूरियन कल्प के अंदर या सिल्यूरियन पीरियड के अंदर क्या होता है कि ये इसका समय काल है। पर्वतों का निर्माण, जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रही थी उसका सक्रिय कम हो जाती है वो ज्वालामुखी, और स्थल मंडल पर वनस्पति का निर्माण होता है, लेकिन वनस्पति की पत्तियां बिल्कुल नहीं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी युग के अंदर और भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होते हैं, और इस परिवर्तनों की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि विशेषकर जो ये वनस्पतियों के जो अवशेष हैं वो हमको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और इसी युग में जो रीढ़ वाले जीव जंतु थे उनका विकास होता है। विकास तो पहले भी हो जाता है, लेकिन उनका विकास के स्तर में विस्तार हो जाता है, बढ़ोतरी होती है। और कहीं कहीं पर वनस्पतियों के तहत समुद्रों के अंदर जो प्रवाल भित्ति हैं, प्रवाल भित्ति जिसको कोरल रीफ्स कहते हैं, उनका बड़े पैमाने पर विस्तार होना शुरू हो जाता है। और पहली बार ज़मीन पर पौधों का निर्माण हुआ इस कल्प में। पौधों का जन्म, अभी जीव नहीं बने हैं, जीव पानी में है छोटे छोटे, लेकिन स्थल मंडलों पर अभी तक जीव नहीं आए हैं, इस काल में नहीं थे। लेकिन आपको ये समझना है कि सबसे पहले पौधों का जो निर्माण है वो इसी पीरियड में होता है, कल्प में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने सिल्यूरियन कल्प की बात कर ली है। अगर हम आगे कल्प देखें तो अगला जो कल्प था वो था आपका डावोनियन कल्प। यहाँ लिख देता हूँ, डिवोनियन या डिवोनियन कल्प। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इस कल्प में क्या हुआ था। डिवोनियन कल्प की अगर बात करें तो ये 40 करोड़ वर्ष से पहले लगाकर लगभग 5 करोड़ वर्ष का दौर उसमें होता है। लगभग 35 तक मान लेते हैं, 40 से 35 करोड़ वर्ष के बीच का जो दौर था आज से, इस समय का मतलब समझ रहे हो कि आज से 40 करोड़ वर्ष से 35 तक हम उल्टे चल रहे हैं। फिर हम पुराने से अब तक वर्तमान समय तक आएंगे। लेकिन ये समझना है आपको कि 5 करोड़ वर्ष का जो समय है वो इस पीरियड को लगता है डिवोनियन शक को, या पीरियड को, या कल्प को। इसमें ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, इसमें ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कि इसके अंतर्गत हम ये ध्यान रखते हैं कि इस युग में स्थल मंडल का विशेषकर भाग विस्तार बढ़ता है, लेकिन जो सागरीय स्थल हैं उनका कम हो जाता है। सागरीय स्थल का भाग है वो कम हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसमें ज्वालामुखी सक्रिय हो जाती हैं ज़्यादा। इस काल में ज्वालामुखी क्या हो जाती हैं? ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। तो ज्वालामुखी भी इसमें ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। और ज्वालामुखी से पता है आपको कि पर्वत बनते हैं। क्या बनते हैं? पर्वत। और ये भी आप समझ सकते हो कि इस युग में जो नए नए पर्वत बने हैं उनका अपर्दन, उनका नाश भी होना शुरू हो जाते हैं। और जब पर्वतों का अपर्दन होगा तो आप अच्छी तरह से समझते हो कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनेगी, जिसमें एक तो पेबल्स जिसको गुट्टिका कहते हैं,
उनका निर्माण होने लग गया। सैंड बालू जिसको कहते हैं, बालुओं का निर्माण होने लग गया। कीचड़ भी बढ़ने लग गया और इस प्रकार से इतना कीचड़ बढ़ने लग गया कि जब आज भी हम यूरोप को देखते हैं तो वहाँ पर हमको लाल बालुआ का पत्थर हमें दिखाई देता है, उनका निक्षेप हमको दिखाई देता है। अब चट्टानें बन गई हैं और पर्वतों का निर्माण हुआ है और इनका ह्रास होने लग गया, पर्वतों का अपरदन होने लग गया। तो जब पर्वतों का अपरदन होगा तो पता है कि जो सैल या जो चट्टानें हैं उनका जमाव अलग अलग जगह पर होने लग गया। क्या होने लग गया? जमाव अलग अलग जगह पर होने लग गया है। और अगर उन जमावों की हम बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि जमाव के कारण स्थल है उसमें कुछ परिवर्तन होता है। और जलवायु के स्तर की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और अन्य यूरोपीय भागों के अंदर भी जलवायु है, उनका विस्तार बढ़ता है। लेकिन खैर अगर जलवायु की बात करें तो अनेक स्थानों पर जो जलवायु है बिल्कुल सिंपल रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम ये भी देखें तो इस समय धरती पर जो हरी भरी घास है उनका निर्माण हो जाता है और पृथ्वी है वो धीरे धीरे हरी होनी शुरू हो जाती हैं। पेड़ पौधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पत्तियां बनती हैं, जड़ है, तने, उनका विकास हो जाता है और इतना विकास होता है इसी युग में कि पेड़ पौधे 40-40 फीट लंबे होने लगे थे। ठीक है, और जो पत्तियां हैं वनस्पति की वो बिल्कुल मुलायम होती जा रही थी इस युग के अंदर, डिवोनियन कल्प के अंदर। तो डिवोनियन कल्प की बात की है कि इसमें कोई ख़ास जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर इन बातों को दोबारा सुनना है तो वीडियो को बैक करके दोबारा सुनिए। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को कितनी बार देख सकते हो। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, 2 बार समझ में नहीं आया तो 3 बार देखो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे अगर हम कल्प की बात करें तो वो आता है कार्बोनिफरस कल्प। तो कार्बोनिफरस कल्प, ये ध्यान रखना है। तो कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, इसकी बात करते हैं इसमें क्या हुआ है। इसके अगर काल की बात करें तो 35 करोड़ वर्ष से लगाकर लगभग 27 करोड़ वर्ष बीच का जो समय है वो कार्बोनिफेरस या पीरियड का समय है। लगभग 8 करोड़ वर्ष का जो समय है वो इनका है, ये भी ध्यान रखना है आपको, 8 करोड़ का। ठीक है, इस युग में जो समुद्र हैं उनका अलग अलग भाग टुकड़े होते जा रहे थे, वो फैलते जा रहे थे। और रूस है, उस रूस के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि समुद्र के कारण जल प्लावित क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। जल प्लावित क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है। और आपको पता है कि जब किसी पौधे को पानी ज़्यादा मिलता है तो उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। इस प्रकार से जो रूस है उसके अंदर पानी की मात्राएँ बढ़ रही थी, जल प्लावित भूभाग का स्थलीय भाग बढ़ रहा था, ये भी ध्यान रखना है। अनेक स्थानों पर दलदली भाग उत्पन्न हो जाता है पानी के ज़्यादा की वजह से इस काल के अंदर। और इस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं ज़मीन में दब जाते हैं और ज़मीन में जो दबे हुए हैं उन पर मिट्टी, उन पर आवरण आ जाता है, जलवायु में परिवर्तन होता है और उष्ण आर्द्र जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है, इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोनिफेरस शक में क्या क्या होता है। छोटे छोटे छिछले सागरीय भाग बढ़ते हैं, यूरोप और रूस के अधिकांश भाग जल प्लावित हो जाते हैं, कई भागों में कुछ स्थलीय भाग नीचे हो गए जिस पर जल का विस्तार हो गया। क्या हो गया? जल का विस्तार हो गया। लेकिन फलस्वरूप अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में क्या हुआ कि दलदली भागों का निर्माण हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में कोयले का निर्माण इस युग में हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कोयले का निर्माण इसी काल में होता है। इसी काल में क्या होता है? कोयले का निर्माण हो जाता है। और अगर हम इस युग की बात करें तो अधिकांश जो भूभाग है वहाँ पर शुष्क जलवायु और आर्द्र शुष्क जलवायु थी और इस कारण वनस्पति का आवरण बढ़ता गया है और वनस्पति के आवरण की वजह से पृथ्वी और हरी भरी होती जा रही थी, ये ध्यान रखना है।
तो कार्बोनिफेरस पीरियड की बात कर ली है और इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। ये समय है काल पीरियड, आपको कल्प याद करने हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस काल में क्या क्या हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।